नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के गुजरात पहुंचने से बीजेपी सरकार की बढ़ती परेशानी की, नीतीश कुमार के बयान पर मचे बवाल की, जानेंगे फडणवीस ने किस शिंदे समर्थक पर की कार्रवाई, बीजेपी सांसद के कदम से क्यों मचा बवाल, देखेंगे पेगासस पर घिरी मोदी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार का फैसला, कर्नाटक यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी। पिछले साल हुआ था पीएम मनमोहन सिंह का निधन। सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार, कमर्शियल प्लेस के तौर पर किया जा रहा है धारावी का पुनर्निर्माण। महाराष्ट्र चुनाव के वक्त उठा था मुद्दा। लोकसभा एमपी इंजीनियर रशीद को झटका, 10 मार्च तक टला अंतरिम जमानत पर आदेश। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए मांगी थी जमानत। शेयर बाजार में मिला जुला रहा कारोबार, 7.53 अंकों की गिरावट के साथ 74,332 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 7.80 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,552 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार कर रही हैं। राहुल के गुजरात दौरे से बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है और चिंता में बीजेपी हाईकमान भी है। इसलिए जैसे ही राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, पीएम मोदी भी गुजरात पहुंच गए। तो क्यों राहुल के गुजरात दौरे से डरी हुई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन कांग्रेस अभी से गुजरात पर फोकस कर रही है और अब कांग्रेस की तैयारी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। खुद पीएम मोदी परेशान नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी गुजरात दौरा शुरू हो गया है, यानी पीएम मोदी और राहुल गांधी एक समय में गुजरात में होंगे। पीएम मोदी के दौरे की बात करें तो वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव के बाद पीएम मोदी गुजरात पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा व न्याय यात्रा के बाद जनसंपर्क का अपना अभियान चालू रखा है। ऐसे में राहुल गांधी गुजरात दौरे पर अहमदाबाद में रहकर लगातार 2 दिनों तक संगठन के अलग अलग स्तर के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब एक ही समय पर पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के गुजरात में होने की खबर ने सियासत को गरमा दिया है। जानकारों का दावा है कि राहुल गांधी की गुजरात में बढ़ी सक्रियता ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी ये बात समझ चुकी है कि अब राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अभी से गुजरात में कांग्रेस अगर जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत करेगी तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने गुजरात में अपने दौरों की संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि देश की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी का गुजरात में मजबूत रहना बहुत जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि न सिर्फ इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, बल्कि आने वाले समय में कांग्रेस गुजरात भी जीत कर दिखाएगी। और उसके बाद से कांग्रेस काम पर लग गई और कांग्रेस का फोकस अब बीजेपी की नींद उड़ा रहा है। राहुल गुजरात पहुंचे तो पीएम मोदी भी गुजरात पहुंच गए। साफ है बीजेपी को राहुल से डर लग रहा है। तो डरे हुए इस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे रही हैं उससे उनका डर ही सामने आ रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष नीतीश पर हमले कर रहा है तो नीतीश कुमार बौखलाए दिखाई दे रही हैं। विधान परिषद में उन्होंने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर ही तीखी टिप्पणी कर दी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर रहा है। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर तो नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल कर चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कभी किसी के पैर छूने दौड़ पड़ते हैं तो कभी ऐसी बातें कह जाते हैं कि उनकी पार्टी के नेता ही शर्मसार हो जाते हैं। और अब विधान परिषद में उन्होंने राबड़ी देवी पर विवादित टिप्पणी कर दी। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी की महिला विधान पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। ये बहस महिला हिंसा और शिक्षा के मुद्दे पर शुरू हुई, जिसके बाद नीतीश भड़क उठे। राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि इसके हस्बैंड यानी कि लालू यादव जेल गए तो अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार के बयान पर सदन में आरजेडी ने तीखा विरोध किया। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार ने नीतीश के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने सभापति से इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकालने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। हालांकि उनकी मांग खारिज कर दी गई। नीतीश के बयान पर आरजेडी में नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बीच आरजेडी के लिए एक राहत की खबर भी आई है। महागठबंधन की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े जाने पर सहमति बन गई है।
नीतीश की टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। नीतीश के बयान बीजेपी के लिए भी भारी पड़ते दिखाई दे रही हैं। बिहार में बीजेपी अपनी सहयोगी जेडीयू के चलते दबाव में है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगी पर दबाव बना रही है। एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है और अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका दिया है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना को लगातार झटके दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है और अब फडणवीस की तरफ से शिंदे को एक और बड़ा झटका दिया गया है। फडणवीस ने शिंदे के करीबी अजय अशर को मित्रा संस्था के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर मित्रा यानी कि महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है। शिंदे सरकार के गठन के बाद साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने अपने करीबी अजय अशर को मित्रा का उपाध्यक्ष बनाया था। अजय अशर एक बड़े बिल्डर हैं और अशर ग्रुप के चेयरमैन हैं। अब फडणवीस ने मित्रा से अजय अशर को हटाकर 2 नए नेताओं को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इन दोनों नए उपाध्यक्षों में से एक अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी के दिलीप वलसे पाटिल हैं और दूसरे बीजेपी नेता राणा जगजीत सिंह पाटिल हैं। मित्रा संस्था में पहले से नियुक्त राजेश क्षीरसागर को उनके पद पर बरकरार रखा गया है। ऐसे में अजय अशर की छुट्टी को शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी फडणवीस शिंदे सरकार के समय हुए कई फैसलों को पलट चुके हैं। दोनों के बीच मतभेद की खबरें भी लगातार आती रही हैं। वैसे जब फडणवीस से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने शिंदे सरकार के फैसलों पर रोक लगाई है, तो शिंदे ने भी मतभेद की खबरों से इनकार किया था। लेकिन जिस तरह से फडणवीस की तरफ से एक के बाद एक शिंदे को झटके दिए जा रहे हैं, उसके बाद विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है। शिंदे के एक और करीबी को पद से हटा दिया गया। फिर भी फडणवीस और शिंदे का कहना है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, तो वहीं दिल्ली में भी सब कुछ ठीक होने की बातें की जा रही हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद अपने ही मन से सड़कों के नाम बदल रहे हैं। दिल्ली की तुगलक लेन का नाम बदल दिया गया, जिससे बवाल मच गया है। इस समय देश में जगहों के नाम बदलने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है। ताजा मामला सामने आया है राजधानी दिल्ली से, जहां यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिल्ली में सरकारी आवास के सामने की सड़क का नाम ही बदल दिया। उन्होंने घर की नेम प्लेट पर एड्रेस में तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। हालांकि विवेकानंद मार्ग के नीचे छोटे अक्षरों में अभी भी तुगलक लेन लिखा हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब बीजेपी सरकार दिल्ली के तुगलक रोड का नाम बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे बीजेपी का दिखावा बताते हुए पूछा कि क्या वे उनके बारे में जानते भी हैं। विवेकानंद सांप्रदायिकता के खिलाफ थे और हर धर्म को बराबर मानते थे। वे जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां सभी धर्म समान हो और सब एक साथ रहें। इसी के साथ संजय सिंह ने कहा, अच्छी बात है, उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का ये है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहाँ बिल्डिंग बना हुआ। किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको भी बता देंगे, हम भी फावड़ा वड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। चलिए। बता दें कि बीजेपी नेता लगातार दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग उठा रहे हैं, जिसमें नजफगढ़ का नाम बदलकर राजा नाहर सिंह नगर करने की मांग की गई है। इसी तरह मुस्तफाबाद कॉलोनी का नाम बदलकर शिव विहार, जबकि मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुर करने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में रखा गया है। विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी सांसद की सफाई आ गई कि नाम बदलना तो सरकार का काम है। बीजेपी सांसद अपनी ही सरकार की परेशानी बढ़ा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाता दिखाई दे रहा है। पेगासस का मामला अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इसे लेकर शुक्रवार 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से ये सुनवाई टल गई। अब कोर्ट ने 22 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। सुनवाई की नई तारीख की खबर सामने आते ही एक बार फिर पेगासस का मामला चर्चाओं में आ गया है। बता दें कि पेगासस इजरायली कंपनी NSO का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर पर भारत के 300 से ज्यादा नामचीन लोगों के फोन टैप करने का आरोप लगा है और ये खुलासा संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हुआ था। इस पर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने का आरोप था।
हालांकि उस वक्त सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान, इसे जोड़कर देखने की जरूरत है। वहीं पेगासस की पेरेंट कंपनी एनएसओ ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज का डेटा गुमराह करता है। ये डेटा उन नंबरों का नहीं हो सकता है जिनकी सरकारों ने निगरानी की है। इसके अलावा एनएसओ अपने ग्राहकों की खुफिया निगरानी गतिविधियों से वाकिफ नहीं है। बता दें कि पेगासस सॉफ्टवेयर को दुनिया का सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर माना जाता है और इसे लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार को बुरी तरह से घेरा था। अब 10 मार्च को एक बार फिर बजट सत्र के दूसरे चरण में इस मुद्दे के गरमाने की पूरी संभावना है। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। विपक्ष इस मामले को संसद में भी उठा सकता है और एक बात साफ है कि मोदी सरकार इस पर ना तो पहले चर्चा को तैयार थी और ना अब आगे चर्चा को तैयार होगी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बजट पर जरूर चर्चा हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहला बजट सदन में पेश कर दिया है। तो क्या है बजट में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछला बजट 2018 में पेश किया गया था। उस समय पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी। बाद में बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके चलते पहले राज्यपाल शासन लगाया गया और फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 6 साल तक राष्ट्रपति शासन चला। इस दौरान राज्य का पहले विभाजन किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा में पहली बार बजट पेश किया गया, यानी 7 साल बाद जम्मू और कश्मीर का बजट पेश हुआ। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े ऐलान किए। बजट में दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा और हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 15,000 नए प्राइमरी स्कूल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की भी बात कही गई है। साथ ही बजट में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और रहने की व्यवस्था को और मजबूत करने की भी बात कही गई है। बजट पेश करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 1 अप्रैल से सरकारी और ई बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। लखपति दीदी योजना में महिलाओं को 40,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। शादी में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है। हर घर को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिजली चोरी रोकने और सप्लाई सुधारने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 110 करोड़ का बजट दिया गया है। साथ ही 15,000 नए प्राइमरी स्कूल खोलने की भी योजना है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। पर्यटन के लिए 390 करोड़ का बजट तय किया गया है। जम्मू कश्मीर में अवैध खनन पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की शुरुआत कर दी है, लेकिन एक सवाल जम्मू कश्मीर के लोग मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि इस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिलेगा। वैसे सवाल तो बीजेपी के अंदर भी पूछा जा रहा है कि पार्टी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि मार्च में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन अब ये मामला फिर टल गया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर एक बार फिर फैसला लटक गया है। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस समय बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते उनके कार्यकाल को पहले 1 साल के लिए बढ़ाया गया और उसके बाद फिर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले 6 महीने से अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर लगातार नई तारीखें सामने आ रही है। पहले दावा किया गया था कि अक्टूबर तक बीजेपी में राज्य संगठन के चुनाव हो जाएंगे। पार्टी संविधान में साफ है कि जब तक आधे राज्यों में संगठन चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले बीजेपी संगठन का चुनाव पूरा हो, लेकिन अभी तक सिर्फ 12 ही राज्यों में संगठन चुनाव पूरे हो पाए हैं। इस बीच बीजेपी हाईकमान और आरएसएस के बीच भी अध्यक्ष पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। अभी खबर आ रही है कि 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है। इसके लिए 17 से 24 मार्च तक बीजेपी और संघ के नेता बेंगलुरु में रहेंगे। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ऐसे में 24 मार्च को अध्यक्ष पद को लेकर कोई सहमति बन सकती है। इसके बाद ही बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए कार्यक्रम तय होगा। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर संघ की बैठक में सहमति बनी तो 15 अप्रैल के बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, नहीं तो एक नई तारीख मिल सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को भला बुरा कहा है और उन्होंने आज
विधानसभा में कहा कि राबड़ी देवी ने तो महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ में उन्होंने आरजेडी की 3 विधायकों को भी भला बुरा कहा और कहा कि इनके राज में तो महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। शायद वो उनको भला बुरा कहते हुए ये साथ में ये भी भूल गए कि कल मुंगेर में एक महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसके बाद में उसके पैरों में 10-12 कीलें तक ठोक दी गईं और मुंगेर जैसा कि हम जानते हैं बिहार में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।